11 तलावार बनाने के कारखाने में। तलावार बनाने के कारखाने में जब शिव अपने चाचा को उसे द्रोणा सिटी जाने के लिए मना लेता है तो वो दोनों हाथ मुंह धो रात का खाना खाने के लिए जाते हैं, जहां वो अनीस से भी मिलते हैं और शिव के चाचा चेतन अनीस से शिव की फिक्र जताते हैं और द्रोणा में कोई उसे खतरा तो नहीं होगा वैसे सवाल करते हैं। अनीस जिसे शिव इन सब बातों के बारे में पहले ही बता दिया था, इसलिए वो भी शिव के चाचा को कह देता है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं और अनीस की बात सुन वो भी थोड़े निश्चित हो जाते हैं। उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं और अगले दिन सुबह सब लोग इमारत के बाहर इकट्ठा होते हैं और जब अनीस देखता है कि सब लोग आ चुके हैं तो वो उन लोगों को कहता है, हम जिस जगह जा रहे हैं वो यहाँ से कुछ अंतर पे है, इसलिए आप ये रास्ता गौर से देख लेना क्योंकि आपको इस जगह 1 साल काम करना है। इतना कहने के बाद अनीस वहां से आगे की ओर चलने लगता है और इस बार शिव भी अपने चाचा के साथ न चलता हुआ अनीस के साथ ही चलता है और साथ ही कल रात को उसके चाचा से झूठ कहने के लिए शुक्रिया अदा भी करता है। शिव को ऐसे शुक्रिया अदा करता देख अनीस उसे कहता है, आखिर तुम मुझे होने चाचा से झूठ क्यों बुलवा रहे हो? अगर गलती से भी तुमने वहां कोई ऊंच नीच कर दी तो तुम्हारे चाचा जरूर मुझे ही पकड़ेंगे। अनीस की ये बात शिव कहता है, अरे फिक्र मत करो, लेकिन अगर तुमने उस वक्त ऐसा कहा ना होता तो मेरा द्रोणा सिटी में जाके प्रतियोगिता में हिस्सा लेना मुमकिन ना हो पाता। अनीस भी इस पे शिव से सवाल करता है, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम गिल्ड में शामिल क्यों होना चाहते हैं? आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? और एक बात, मुझे गलती से ये बात कहना कि ये तुम्हारा कोई बचपन का सपना था या मुझे सबकी मदद करनी है? यहाँ मुझे सच जानना है और अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे चाचा को सब सच सच बता दूंगा। अनीस की ये धमकी भरी बात सुन शिव, जो कि पहले सच में यही बोलने वाला था कि वो सच में बचपन से सोच रहा था गिल्ड का हिस्सा बनने का, वो निकाल लेता है और साथ ही उसे पता चल जाता है कि वो यहाँ झूठ नहीं बोल पाएगा। अब इसीलिए वो कुछ सोच अनीस से कहता है, देखो अनीस, सच कहूँ तो द्रोणा सिटी में आने की मेरे 2 रीजन है। पहला तो ये कि हमारे परिवार से एक शख्स सालों पहले द्रोणा सिटी आया था, लेकिन उसके बाद कभी भी उसने ना ही हमें कोई संदेश भेजा कर ना ही कभी हमारे किसी बात का जवाब दिया। हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि वो द्रोणा के गिल्ड में अभी कहाँ और किस गिल्ड में होंगी और मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। और मेरी दूसरी वजह तो उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो, वो मैं तुम्हें ही बता सकता, लेकिन तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो, मेरा कोई भी बुरा ख्याल न हो है, बस मैं ताकतवर होना चाहता हूँ और उसके लिए अगर मैं किसी गिल्ड में जुड़ जाऊँ तो मुझे संसाधन और साथ ही ताकतवर होने की सही गाइडेंस भी मिलेगी। शिव की बात सुन अनीस कहता है, अगर तुम मुझे न हो बताना चाहते तो कोई बात नहीं और मैं चाहूंगा कि तुम्हारा जो भी सपना हो या तुम जिस भी वजह से गिल्ड में जुड़ना चाहते हो वो पूरा हो, लेकिन तुमने उसके साथ जो उससे पहली बात कही थी तुम्हारा कोई अपना भी इन 5 गिल्ड में से ही एक में है, तो क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो ताकि अगर मुझे कुछ पता हो तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ? अनीस की बात सुन शिव उसे बताने ही जा रहा था कि तभी उसके चाचा शिव को आवाज लगा देते हैं और अपने चाचा की आवाज सुन शिव अनीस से कहता है, मुझे मेरे चाचा आवाज लगा रहे हैं, मुझे पीछे जाना होगा। अनीस भी शिव से कहता है, कोई बात नहीं, पहले तुम वहां जाके अपने चाचा से पूछो क्या बात है, हम ये बात बाद में कर लेंगे। अनीस की बात सुन शिव भी ठीक है कह के तुरंत पीछे जहां उसके चाचा चल रहे थे वहां चला जाता है और उसके चाचा से बात करने लगता है। शिव की अपने चाचा से बातचीत थोड़ी ज्यादा चलती है, जिसकी वजह से वो लोग उनकी काम करने वाली जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन उस दौरान तक शिव अपने चाचा से ही बात करते रहता है और उसकी अनीस से बात नहीं हो पाती। वो लोग जैसे ही तलावार जहां बनती थी वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं उनके सामने एक बहुत विशाल ग्राउंड था और उसके बीचों बीच एक काफी बड़ा कारखाना बना हुआ था, जिसके अंदर से लगातार लोहा पीते जाने की आवाज आ रही थी। और उस जगह पहुंच अनीस सब लोगों से कहता है कि हमें जिस जगह जाना था उस जगह पहुंच गए हैं, आप लोग यही रुकिए कुछ पल और आसपास ये जो सारी तलवारें हैं अगर आप चाहो तो उसे देख सकते हो। इतना कहने के बाद अनीस तुरंत उस ग्राउंड में आगे की ओर चलते हुए उस कारखाने के अंदर चला जाता है और उसके जाने के बाद कुछ लोग वहां आसपास रखी हुई तलवार को देखने लगते हैं। उन तलवारों में कुछ तलवार टूटी हुई थी, कुछ अभी पूरी बानी भी नहीं थी, वही इन सभी तलवार से थोड़ी दूरी पे जो तलवार अच्छी तरीके से बन के पूरी तरह तैयार थी वो रखी हुई थी। और इन सब तलवार को देखते हुए वहां सभी लोग एक ही बात सोच रहे थे कि उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में तलवार नहीं बनाई तो यहाँ वो ये काम कैसे कर पाएंगे। वो इन सब बातों के बारे में सोच हो रहे थे कि तभी उन लोगों को अनीस कारखाने से बाहर निकलता हुआ दिखता है और उसके साथ उन्हें एक काफी मोटा आदमी आता हुआ दिखता है। जैसे जैसे वो मोटा आदमी उन लोगों के नजदीक आता है सब लोग देख पाते हैं कि उस मोटे आदमी ने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे और साथ ही उसके गले में एक सोने की चेन भी थी और वो अनीस के साथ बातें करता हुए उन्हीं की ओर चले आ रहा था। 12 शिव का लॉकेट चमकने लगा। शिव का लॉकेट चमकने लगा।
कारखाने में जब सब लोग तलावार बनाना उनको जो शख्स सिखाने वाले थे उनका इंतजार कर रहे थे और कुछ ही वक्त में भी शख्स उनके पास आ भी जाता है जो कि दिखने में काफी बूढ़ा था। जैसे ही वो शख्स वहां आता है, मिस्टर खगेश जो होते हैं वो उसका इंट्रो कराते हुए सबसे कहते हैं, ये है तेजपाल, ये हमारे साथ तब से है जब से ये कारखाना शुरू हुआ था तब, और यही वो शख्स था जिसने इस कारखाने सबसे पहली तलवार बनाई थी जिसको आप लोगों ने अंदर आते वक्त सामने दीवार पे देखा होगा, और तब से ये यहाँ काम करता है और अभी इसका काम सिर्फ तलवारों को देखने का है को तलवार ठीक तरीके से बनी है या नहीं, और ये आप लोगों को सिखाएगा कि एक तलवार बनाते कैसे है। जैसे ही मिस्टर खगेश अपनी ये बात खत्म करते हैं, वहां तेजपाल उनकी ओर देख कहता है, मालिक अगर आपकी बात इन लोगों के साथ हो गई हो तो क्या मैं इन लोगों को पीछे भट्टी के पास ले जा सकता हूँ। तेजपाल की बात सुनो, वहां पर खगेश भी उन्हें कहते हैं, हाँ आप अब इन लोगों को ले जा सकते हैं, और फिर वो वहां खड़े सभी लोगों की ओर देखकर कहते हैं, आप लोग अभी कुछ दिनों तक देश पर जो करने का गए हो बिना किसी सवाल के कीजिएगा, वह आपको काफी जल्दी तलवार बनाना सिखा देंगे। मिस्टर खगेश की बात सुन वहां सभी लोग अपना सर हाँ में हिला कि तेजपाल के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो कुछ ही वक्त में उस कारखाने के पीछे के इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पे 5 भट्टियां रखी हुई थी, लड़ूमसे से 4 भट्टी पे काम चल रहा था। वहां पहुंच तेजपाल सबको पहले तो लोहा जो कि भट्टी में गर्म हो रहा था भी उन सबको दिखाते हैं और बताते हैं कि वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि जिस धातु से तलवार को बनाना होता है उस धातु को सबसे पहले पिघलाया जाता है ताकि उसे हम तलवार का आकर दे पाए, और आप लोग अभी कुछ दिनों तक बस यही काम करेंगे धातु को पिघलाने का। आप लोगों में से जो भी यह काम सही तरीके से करेगा उसको हम उससे आगे यानी कि तलवार को आकर कैसे दिया जाता है वह काम सिखाएंगे, लेकिन तब तक आपको सिर्फ धातु इस भट्टी में डालनी है और उसे गर्म करके पिघलाना है। तेजपाल की बात तुम वहां सभी लोग थोड़े उदास हो जाते हैं क्योंकि उनको तो लगा था कि अब कुछ दिनों तक शायद उन्हें सिर्फ ये सिखाएंगे कि आखिर तलवार कैसे बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ वह धातु को पिघलाने का ही काम दे रहा है और वह भी सिर्फ दिखाकर सीधे करने का कह रहे हैं, जबकि उन्हें तो इसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, और अगर ऐसे में गलती से भी वह पिघलती हुई धातु उनके शरीर पर पड़ गई तो फिर उनका क्या होगा, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ कहता नहीं है। सब लोगों को चुप देख तेजपाल आगे उन लोगों को बताते हुए कहता है, अभी आप सब लोग इस काम में नए हैं इसलिए 3-3 की टुकड़ी में काम करेंगे और जो आखिरी टुकड़ी में 4 लोग रहेंगे क्योंकि यहाँ कुल 13 लोग हैं। इस बार तेजपाल की बात पे सभी लोग राहत की सांस लेते हैं क्योंकि अगर 3 लोग रहेंगे तो उनको काम में काफी राहत रहेगी। उन लोगों को अपनी बात पे राजी होता देख तेजपाल तुरंत वहां पर भट्टी पर अभी जो 4 लोग काम कर रहे थे उन लोगों को खड़े होकर वहां से बाहर जो तलवारी टूटी फूटी थी उनकी मरम्मत करने जाने का कहते हैं। वो लोग भी तेजपाल की बात सुन कारखाने के बाहर जो तलवार रखी हुई थी उनकी मरम्मत करने चले जाते हैं। उनके वहां से चले जाने के बाद सभी लोग 3-3 में बट जाते हैं और आखिरी जो शख्स बचता है वो उन तीनों में से एक टीम में चले जाता है। यहाँ सभी के मन में एक सवाल था कि आखिर यहाँ 5 भट्टी है तो ये हमें सिर्फ 4 पे काम करने का क्यों कह रहे हैं और ये आखिरी भट्टी आखिर बढ़ क्यों है, लेकिन कोई इस बारे में सीधे तौर पे तेजपाल से पूछता नहीं, लेकिन उन 13 लोगों में एक जोसेफ नाम का आदमी था, उससे रहा नहीं जाता और वो तेजपाल से सवाल कर लेता है कि आखिर यहाँ 5 भट्टी है लेकिन आप हम लोग को 4 पे ही काम करने का क्यों कह रहे हैं, आखिर 5वीं भी शुरू हो जाए तो काम में और भी थोड़ी आसानी रहेगी। तेजपाल जब एक आदमी को ऐसा बोलते देखता है तो वो जो 5वीं भट्टी थी उसके ऊपर हाथ रखते हुए उन लोगों को कहते हैं, ये जो भट्टी है वो आग काफी तेज पकड़ती है जिससे काम करने में सब लोगों को काफी परेशानी आती है, इसलिए जब तक कोई शख्स अच्छे तरीके से और कितने हद तक लोहा पिघलाना है वो ना जान जाए तब तक ये भट्टी पे कोई काम नहीं कर सकता, और आप लोगों को भी जब तक इस 5वीं भट्टी पे धातु अच्छे से सही मात्रा में नहीं पिघलाते हैं तब तक आपको आगे कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा और इस गर्मी में ही काम करना पड़ेगा। भले अभी आपको ये काम अच्छा और आसान लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा इस भट्टी की गर्मी से आप सब लोग परेशान होने लगोगे और आप तब तक यहाँ से किसी दूसरे काम पे नहीं जा सकते जब तक आप इसे अच्छे ना कर लो, इसलिए आप लोग हो सके उतनी तेजी से इस काम को सीख लेना और कोई परेशानी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तेजपाल की ये बात सुन सभी लोग जो कि अब तक खुश हो रहे थे इतना आसान काम मिलने से, क्योंकि एक भट्टी पे 3 लोग ये काफी ज्यादा थे और ऐसे काम करने पे उन्हें थकान भी नहीं लगती, लेकिन अभी तेजपाल की बात सुन उन लोगों को समझ आ जाता है कि आखिर तेजपाल कह तो सही रहा है, भले काम आपस में बढ़ जाए लेकिन फिर भी हम लोगों को बैठना तो इस भट्टी के सामने ही पड़ेगा और भट्टी में से जो गर्मी निकलेगी उससे बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। अब ये सोच वो लोग अब तेजपाल की बात को ध्यान से लेने लगते हैं ताकि वो लोग जल्द से जल्द इस भट्टी के काम से आजाद हो पाए। वहीं पे तेजपाल भी सब लोग से कहता है,
मैं आप लोगों को एक बार करके दिखता हूँ कि धातु को पिघलाते कैसे है, उसके बाद फिर आप लोगों को करना पड़ेगा। इतना कहते हुए तेजपाल वहां एक भट्टी के पास जाते हैं और उस भट्टी के बाजू में पड़े बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों में से कुछ टुकड़े ले उस भट्टी के अंदर डाल देते हैं और उस भट्टी को शुरू कर देते हैं। भट्टी शुरू होते हैं वहां चारों ओर काफी गर्म हवा फैल जाती है और बाकी लोग जो कि तेजपाल से थोड़ी दूरी पे खड़े थे उन्हें भी वो गर्म हवा महसूस हो रही थी। उसी के साथ वो देख पा रहे थे कि वे लोहा जो कि भट्टी के अंदर डाला था वो धीरे धीरे गर्म होने भी शुरू हो चुका था और कुछ मिनटों में वो लोहा पिघल जाता है और उसके पिघल जाने के बाद वहां तेजपाल उस भट्टी को बंद कर देते हैं और फिर एक बड़े चिमटे की मदद से उस पिघले हुए लोहे को बाजार निकाल साइड में कर देते हैं। ये सब करने के बाद तेजपाल वहां उन लोगों को समझाते हैं कि कितने तापमान में उन्हें ये काम करना पड़ेगा और कितने वक्त तक, और उसके बाद वो इन लोगों को ये काम करने के कहते हैं। वो भी तेजपाल की बात सुन वहां भट्टी के पास बैठ जैसा जैसा तेजपाल ने कहा था वैसा करने लगते हैं और वो भी आसानी से वो काम कर देते हैं। उन लोगों को इतनी आसानी से काम खत्म करता देख तेजपाल कहता है 2 दिन आप यही करेंगे, उसके बाद मैं आपको दूसरों धातु भी पिघला के इस लोहे में मिश्रित करना सिखाऊंगा, लेकिन तब तक आप लोग इस लोहे को ही पिघलाएंगे। तो आप सभी लोग अपना अपना काम शुरू कर दीजिए। दोपहर को आप लोग 1 घंटे के लिए आराम कर सकते हैं और उसी दौरान आप लोगों को खाना भी मिलेगा। उसके 2 घंटे बाद आपको 20 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा और शाम को आप काम वापस जा सकोगे। और अगर किसी को भी कोई सवाल हो तो पहले मैंने जैसे कहा आप मुझसे पूछ सकते हैं। तेजपाल की बात सुन सभी लोग वहां हाँ में सर हिला। चारों भट्टी में 3-3 और आखिर वाली पे 4 लोग बैठ काम करने लगते हैं। तेजपाल थोड़ी देर तो उनके पास ही बैठा देखता रहता है कि कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, लेकिन जब सब लोग अच्छे से काम कर रहे होते हैं तो वो भी बाहर जो लोग तलावार को ठीक करने गए थे वहां चले जाता है। वही शिव अपने चाचा और ओएन के साथ एक दिलीप करके एक और शख्स था, वो तीनों मिलके भट्टी पेका कर रहे थे। काम कुछ कठिन नहीं था इसलिए उन तीनों के इस काम को करने में कोई दिक्कत नहीं आती, बस यहाँ उन लोगों को काफी तेज गर्मी लग रही थी और अभी तो उन्हें आए कुछ ही वक्त हुआ था। यहाँ से ही उन लोगों को पता चल गया था कि वो लोग यहाँ इतनी गर्मी में काम नहीं कर पाएंगे और उसके लिए उन्हें जल्द से जल्द अच्छी तरह सभी लोहे को पिघलाना पड़ेगा, तब जाके शायद तेजपाल उन्हें यहाँ से दूसरे काम के लिए भेजे और उन्हें थोड़ी राहत हो। वो लोग वहां दोपहर जब तक आराम करने का ब्रेक नहीं आता तब तक काम करते हैं और उसके बाद भट्टी को बंद करते हैं। भट्टी बंद करते ही वो लोग वहां से बाहर निकल आते हैं और खुली जगह में चले जाते हैं। शिव खिली जगह में लोहोट सबसे पहले अपना पसीना पोंछता है, उसमें बाद अपने चाचा से कहता है सच में वहां कितनी गर्मी थी, अगर हम थोड़ी देर वहां रहते तो जरूर मेरो तो गर्मी से जान ही निकल जाती। शिव की बात सुन उसके चाचा कहते हैं वो सब ठीक है, लेकिन अभी तुम जाके हाथ मुंह धो लो, उसके बाद हम खाना खाने चले। अपने चाचा की बाथरूम से अब उन्हें ठीक है क्या क्या वहां से हाथ मुंह धोने के लिए चला जाता है। जब वो हाथ मुंह धोने के लिए पानी के नल के पास आता है और जैसे ही पानी का नल खोल उसमें से पानी ले मुंह धोने लगता है, लेकिन तभी उसके गले में जो उसने लॉकेट पहन रखा था वह अचानक ही चमकने लगता है और जब शिव अपने लॉकेट को ऐसे चमकते हुए देखते हैं तो वह भी काफी हैरान रह जाता है, लेकिन शिव कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह रोशनी वापस से चली जाती है और लॉकेट में पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। अपने लॉकेट को ऐसे चमक के बंद होते देख गैस शिव भी थोड़ा हैरान तो हो ही जाता है। टुमारो सोचते हैं कि उसे अभी वापस जाकर अपने चाचा को इस बारे में बता देना चाहिए, लेकिन फिर कुछ सोच वही ये बात अपने चाचा को बताना रहने देता है और सिर्फ उसे लॉकेट को अपने हाथों में लेके देखने लगता है, लेकिन इस बार उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखता, जिससे उसे थोड़ी हैरानी तो होती है, लेकिन फिर भी वह अभी अपने लॉकेट को छोड़ हाथ मुंह धो वहां से वापस अपने चाचा के पास चला जाता है। चाचा के पास पहुंचने के बाद शिव अभी भी अपने लॉकेट के बारे में ही सोच रहा था जो उसके हाथ मुंह धोते समय चमकने लगा था, और जब उसके चाचा शिव को ऐसे अपने ख्याल में घूम देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं शिव अपने मम्मी पापा को तो याद नहीं कर रहा होगा, और ऐसा सोच वहां उसके चाचा शिव के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं आखिर तुम किस ख्यालों में खो गए हो खाना खाते वक्त। अपने चाचा की आवाज सुन शिव अपने ख्यालों से बाहर आता है और वह उनसे कहता है नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि मुझे जल्द से जल्द ये काम खत्म करना है ताकि तेजपाल हमें यहाँ से दूसरी जगह ले जाए तो हमें इस गर्मी में बैठना ना पड़े। शिव की बात सुन उसके चाचा कहते हैं अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, बस जो काम कर रहे हो उस पर ध्यान दो, सब कुछ सही रहा तो जरूर तेजपाल हमें 2-3 दिनों में ही दूसरी जगह ले जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ और भी कुछ चीज सीखने वाला है, जैसे लोहे के अलावा तलवार के पीछे का जो हिस्सा होता है वह कई बार सोने का भी होता है या चांदी का भी या कोई और धातु, और अभी हम सिर्फ लोहे का सीख रहे हैं, उसके बाद शायद वह हमें अभी सोने का और चांदी का भी बनाना सिखाएगा, इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है अभी हमें यहाँ और भी 5 दिन बिताने हो सकते हैं। इसीलिए तुम्हें इन सब बातों की परवाह न करते हुए पूरे मन से यह काम सीखना चाहिए, आगे जाकर शायद ये तुम्हारे काम आ जाए।
अपने चाचा की बात सुन शिव भी कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं एक दिन सच में ताकतवर बन के रहूँगा और उन शैतानों से अपना बदला लूँगा। शिव की ऐसी बात सुन उसके चाचा समझ जाते हैं कि शिव अभी भी अपने जेहन से उन शैतानों की यादें नहीं निकाल पाया, लेकिन फिर भी इस पे उसके चाचा उसको ज्यादा कुछ कहते नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो इस पे शिव से बहस करेंगे तो शिव जरूर नाराज हो जाएगा, और इसी वजह से वो चुप रह के खाना खाते हैं। खाना खत्म करने के बाद सब लोग वहां एक और बैठ के अपने अपने बारे में बताने लगते हैं, ताकि यहाँ उन लोगों के बीच दोस्ती हो पाए। लेकिन उनमें से उसे होता है वह उन लोगों से अभी थोड़े दूर बैठा हुआ अपने लॉकेट को हाथ में ले देखे जा रहा था और संबंध की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसको कैसे तो क्या हुआ था जिससे उसका लॉकेट चमकने लगा, जबकि वहाँ आसपास तो कुछ था भी नहीं। सिर्फ उस वक्त तो वो हाथ मुंह धो रहा था, और अगर हाथ मुंह धोने से ऐसा होता तो खाना खाने के बाद फिर वो हाथ धोने गया तो था, लेकिन इस बार तो कुछ नहीं हुआ था। शिव के चाचा जो कि दूर बैठे हुए शिव को ऐसे अकेले किसी सच में घूम देख रहे थे, फिर भी वह उसे कुछ कहते नहीं, क्योंकि अभी वह बाकी लोगों के साथ बातचीत करते और ऐसे बीच बातचीत में उठकर चले जाना अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए वह तय करते हैं कि रात को वह इस बारे में जरूर शिव से बात करेंगे। तेरह, क्या मैं ताकतवर बना भी हूँ? क्या मैं ताकतवर बना भी हूँ? शिव जो खाना खाने के बाद बाकी लोगों से अलग बैठा सोच रहा था कि आखिर ये लॉकेट कुछ पहले चमक क्यों रहा था, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और ऐसे हो कुछ वक्त में उन लोगों का ब्रेक खत्म हो जाता है, जिससे सब लोग वापस से काम करने के लिए चले जाते हैं। शिव जब काम करने पहुंचा और काम करने लगा तब भी उसका ध्यान उसमें नहीं था, और ये दशक दिलीप जो कि उन लोगों के साथ ही काम कर रहा था, वो शिव से कहता है, लड़के किस ख्याल में खो गए हो? मैं देख रहा हूँ जब से हम खाना खाने के बाद यहाँ वापस लौटे हैं तब से तुम्हारा ध्यान काम पे नहीं है। दिलीप की बात सुन शिव सबसे पहले वहां अपने चाचा की ओर देखता है, ये पता लगाने की कहीं वो तो ये बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन जब शिव उनकी ओर देखता है तो वो अभी भट्टी के अंदर पिघल रहे लोहे को देख रहे हैं थे, और ये देख शिव को काफी राहत होती है। उसके बाद तुरंत वो दिलीप की ओर देख कहता है, अरे नहीं अंकल, बस वो गांव की याद आ गई थी तो बस वही सोच रहा था और कुछ नहीं। और आपकी बात सही है, मुझे अभी पूरा ध्यान यही देना चाहिए। शिव की बात सुन दिलीप कहता है, देखो शिव, अब जो चीजें बीत गई है वो बीत गई, तुम चाहे कितना ही क्यों ना सोचो वो वापस नहीं आने वाला। इससे अच्छा तुम उसे पीछे छोड़ अभी तुम्हारे आने वाले फ्यूचर पे ध्यान दो, जिससे तुम उसे बेहतर बना पाओ। शिव भी इस पे उन्हें कहता है, जी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, और मुझे भी पता है कि पुरानी बातों को याद करके सिर्फ दर्द ही मिलेगा, लेकिन आखिर यादें इतनी जल्दी भुलाई भी तो नहीं जाती, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। दिलीप शिव की इस बात पे कुछ कहता नहीं, क्योंकि उसे पता था कि आखिर जो भी हो वो अभी है तो एक बच्चा, और इतना सोच वो वहां अपना काम करने लगता है। शिव को भी यहाँ उस अंकल की बात सही लगती है, और इसीलिए वो भी वहां अपने चाचा की मदद कराने लगता है। अब ऐसे ही वो लोग अपना पहला दिन काम पे पूरा करते हैं, और काम खत्म होने के बाद वहां मिस्टर खगेश आते हैं और उन सबसे सवाल करते हैं कि सबसे कोई परेशानी तो नहीं हुई। खगेश की ये बात सुन वहां कई लोगों को खगेश को गाली देने का मन किया, लेकिन फिर भी मुस्कुरा के वो सब अपना सरना में हिलाते हैं और कहते हैं, नहीं हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुआ, और तो और तेजपाल जी ने हमें भट्टी को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी सिखा दिया। उन लोगों की बात सुन खगेश भी कहता है, चलो अगर ऐसी ही बात है तो बढ़िया है, मैं आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, आप लोग यहाँ से वापस जाइए, मैं बस ऐसे ही देखने आया था, मैं भी जा ही रहा हूँ। इतना कहने के बाद खगेश भी तुरंत वहां से पीछे मुड़ जाने लगता है, और उसे जाता देख एक एक कर बाकी के लोग भी वहां से बाहर निकलने लगते हैं। शिव और उसके चाचा भी वहां से निकल वापस उस इमारत में आ जाते हैं जहां पे वो लोग रह रहे थे, और वहां आके शिव तुरंत फ्रेश होके चाचा से वो पीछे के मैदान में जा रहा है कह के निकल जाता है। उसके चाचा को लगता है कि वो टहलने जा रहा है, इसलिए वो इस पे कुछ नहीं कहते, और वो कमरे लेट अपने बेटे और बीवी के बारे में सोचने लगते हैं और अंदर से दुखी हो रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो इतने दुखी शिव जब उनके साथ होगा तब होंगे तो शायद शिव भी अपनी हिम्मत खो दे। इस वजह से शिव जब तक उसके आसपास होते हैं वो शिव को ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देते कि वो दुखी है। वही दूसरी ओर शिव भागता हुआ वो जिस जगह रह रहा था उसके पीछे की एक मैदान था, जहां यहाँ आसपास के लोग जो रहते थे उनके बच्चे वहां खेलने आते थे। वहां पे शिव देखता है कि ज्यादातर जो भी बच्चे थे वो उसी की तरह बिना किसी जादुई पावर के थे, सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे थे जो जादू कर सकते थे, और ये देख वो मन ही मन कहता है, अगर मुझसे हो पाया तो मैं जरूर एक ना एक दिन में ये जादू कर सकते हैं वो लोग, और जो नहीं कर सकते वो लोग, इन दोनों के बीच का फासला मिटा दूंगा और तब सब लोग एक समान होंगे। ऐसा सोच वो वहां ग्राउंड में भागना शुरू कर देता है।
शिव को पता था कि उसके पास ना ही कोई जादुई पावर है और ना ही कोई केना पावर, तो उसके पास इन सब के अलावा सिर्फ एक ही रास्ता था, जो था अपनी फिजिकल बॉडी को शक्त बनाना, ताकि वो आने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेके जीत पाए। और उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वहां सिर्फ उस ग्राउंड के 2 चक्कर लगाने में ही थक जाता है और एक जगह रुक के गहरी गहरी सांस लेने लगता है। उसके बाद वो वहां दूसरी एक्सरसाइज करने लगता है और ऐसे वहां पे वो 2 घंटे तक प्रैक्टिस करता है। उस दौरान वो पूरी तरह पसीने से लटपट हो जाता है और साथ ही उसके अंदर चलने जितनी भी हिम्मत नहीं बचती और वो वही जमीन पे गिर जाता है। उसके वहां ऐसे गिरने से आसपास जो बच्चे थे और कुछ लोग थे, वो तुरंत भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे जमीन ले उठाते हैं। शिव भी उन लोगों का शुक्रिया अदा करता है और उन सबको मैं ठीक हूँ कह के धीमे कदमों से वहां से जाने लगता है। शिव को ऐसे धीमे कदमों से वहां से जाता है। कुछ लोग उसे आवाज लगा उसकी मदद करने का भी कहते हैं, लेकिन शिव उन सबको मना कर देता है और फिर वो धीरे धीरे अपनी इमारत के पास पहुंच आता है जहां वो रह रहा था। जैसे ही वो उस इमारत के पास पहुंचता है तो उसके सामने खड़ा शख्स उसे आवाज लगता है। शिव जो कि अभी थका हारा चल रहा था, इसी वजह से उसकी नजर अपने सामने से आ रहे शख्स पे नजर नहीं गई थी, लेकिन अपना नाम सुन वो गौर से अपने सामने खड़े शख्स को जब देखता है तब उसे मालूम होता है कि ये भी उन्हीं के गांव का उन्हीं लोगों के साथ आया हुआ साथी जोसेफ था। और उसे आता देख शिव थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता था कि वो अपने चेहरे पे थकान रखेगा तो जरूर जोसेफ इस बारे में सवाल करेगा, और यही सोच वो वहां नॉर्मल रहने की कोशिश करता है। वही जोसेफ शिव के पास आ शिव के पूरे शरीर पे इतना पसीना देख सवाल करता है कि आखिर तुम कहाँ से आ रहे हो और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। जोसेफ की बात सुन शिव उन्हें बताता है कि वो काम से लौटने के बाद थोड़ा सिटी घूमने गया था और वापस आने में देरी ना हो, इस वजह से मैं भागते हुए वापस आया और इसी वजह से अभी मुझे पसीना आ रहा है और कुछ नहीं। शिव की इस बात पे जोसेफ कुछ पल तो उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके बाद वो कहता है, सच लहू तो मैं अभी सिटी का चक्कर लगाने जा रहा था, लेकिन जब तुम्हें देखा तो सोचा थे भी साथ ले चलूं, लेकिन तुम तो पहले ही जाके आए हो तो ठीक है तुम वापस आ जाओ, हाथ मुंह धो के आराम करो, मैं चलता हूँ। शिव उसकी बात पे हाँ में सर हिला वहां से सीधा उस इमारत के अंदर चला जाता है। वहां जाते हैं वो जो उस कमरे में रुका हुआ था वहां का दरवाजा खटखटाने जाता है तो उसे वो पहले से ही खुला दिखता है, और दरवाजे को खुला देख शिव सोचता है ये तो वैसा ही है जैसा मैं यहाँ से बाहर निकलते वक्त दरवाजे को बंद करके गया था, क्या तब से चाचा जी ने अभी तक ये दरवाजा बंद नहीं किया। अब ऐसा उछलते हुए शिव, चाचा आखिर आप क्या कर रहे हो, आपने अभी तक दरवाजा। अभी इससे आगे वो कुछ कहता उससे पहले उसकी नजर कमरे में लेते अपने चाचा पे जाती है, और अपने चाचा को ऐसे सोता देख शिव समझ जाता है कि उसके जाने के बाद जरूर चाचा जो है वो सो गए होंगे और इसी वजह से शायद दरवाजा वैसे का वैसा रह गया होगा। ऐसा सोच शिव वहां से सीधे मुंह धोने चले जाता है। शिव जब ये धो के वापस आता है तो वो भी अपने चाचा के बगल में लेट जाता है और फिर आखिर उसे किस तरह की ट्रेनिंग करनी चाहिए जिससे वो ताकतवर बने सोचने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे किस तरह की ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि उसने आज से पहले उसने कभी भी इस बारे सोच नहीं था और इसी वजह से उसे कुछ अंदाज भी नहीं था। बस उसने कई बार लोगों को मैदानों में कसरत करते देखा और इसी वजह से अभी वो भी सिर्फ वैसा कर रहा था, लेकिन उसे इसका कोई अंदाज नहीं था कि ये उसके काम भी आएगा या नहीं, लेकिन उसे इस बारे में समझाने वाला भी कोई नहीं था। इन्हीं सब बातों के बीच शिव की आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपने बगल में या आसपास कहीं भी अपने चाचा नहीं दिखते, और अपने चाचा को आसपास ना देख सबसे पहले शिव खिड़की से बाहर देखता है तो शाम ढलने आई थी और ये देख वो समझ जाता है कि जरूर चाचा खाना खाने के लिए गए होंगे, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आती कि आखिर उसके चाचा ने उसे जगाया क्यों नहीं। यहाँ वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसे अपने चाचा की आवाज आती है जो उसे ही बुला रहे थे, और अपने चाचा की आवाज सुन शिव पीछे मुड़ता है तो वहाँ उसके चाचा हाथ में रुमाल लेके खड़े हुए थे और अपना मुंह पोंछ रहे थे, और उन्हें ऐसे देख शिव समझ जाता है कि वो शायद हाथ मुंह धोने गए थे और उसने ही गलत समझ लिया था। वही शिव के चाचा चेतन उसके पास आके कहते हैं, अच्छा हुआ तुम जग गए, मैं तुम्हें उठाने ही वाला था, चलो रात होने आई, खाना खाने भी जाना है। शिव भी इस पे कहता है, हाँ बस मैं हाथ मुंह धो के आया, और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। जब वह हाथ मुंह धो बाहर आता है तो उसके चाचा उसे कहते हैं, वैसे तुम वापस कब आया, क्योंकि जब तुम गए थे तभी मेरी आंख लग गई थी इसलिए मुझे पता नहीं चला। जिस पे शिव कहता है, मैं बस कुछ वक्त पहले ही वापस आया और जब मैं आया तब आप सो रहे थे तो मैंने आपको जगाया नहीं और फिर मुझे भी नींद आ गई तो मैं भी सो गया। शिव की इस बात पे उसके चाचा उसे कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, चलो खाना खाने चले वरना कहीं हम आज भूखे ना रह जाए, और इतना कहते ही वो हंसने लगते हैं। शिव भी इस पे मुस्कुरा देता है और वो दोनों वहां से खाना खाने के लिए चले जाते हैं।
जब वो लोग खाने की जगह पे पहुंचते हैं तो सभी लोग पहले से वहां आ चुके थे और खाना खा रहे थे। चेतन और शिव को जब वो लोग देखते हैं तो उन्हें भी अपने साथ बुला देते हैं। वो दोनों भी अपना खाना ले वहां चले जाते हैं और उन लोगों के साथ मिलकर खाना खाते हैं। इस दौरान शिव उन लोगों से वो किसी जरिए जानने की कोशिश करता है कि आखिर कोई बिना किसी जादू जे कोई आम इंसान हो तो वो अपनी पावर कैसे बढ़ाए, लेकिन वहां पे इस बारे जब 14 ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। शिव जब अपने चाचा से कहता है कि वो इस रविवार को बाजार घूमने जाएगा और जब वो साथ में आने का कहते हैं उससे शिव परेशानी में फंस जाता है और चाचा को कैसे मना करे ये सोचने लगता है। अब आगे शिव मन हो मन कुछ तरीके सोचता है, लेकिन कोई भी ऐसा तरीका नहीं मिलता जिससे वो अपने चाचा को मना कर पाए और इसीलिए वो तय करता है कि शाम को जो बाजार में लड़ाई होंगी उससे पहले ही वो अपने चाचा को बाजार दिखा वापस लाएगा और फिर वो वहां चला जाएगा और ऐसा हाई तय करो वो अपने चाचा के साथ में आने की बात से मान जाता है। उसके 2 दिन बाद शिव सुबह सुबह कसरत करने चला जाता है और वो जब वापस आता है तब तक उसके चाचा भी नहा के तैयार हो चुके थे और अपने चाचा को तैयार देख शिव उनसे तुरंत कहता है, अगर चाचा अगर आपको अभी कोई काम ना हो तो हम अभी बाजार घूम के आ सकते हैं क्योंकि मुझे शाम को कसरत भी करनी है। शिव के चाचा पहले तो शिव से को मना करने जाते हैं, लेकिन उसके कसरत वाली बात से वो कुछ कहते नहीं क्योंकि वो देख पा रहे थे कि कसरत करने से शिव के शरीर में पहले से थोड़ा सुधार आया था, जिसे देख उसके चाचा को लग रहा था कि भले ये द्रोणा सिटी की प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करे या बुरा, लेकिन इस बहाने उसकी कसरत होंगी जिससे वो कम से कम खुद का ख्याल रख पाए। और इसी वजह से वो शिव से कहते हैं, अगर तुम्हें ये ठीक लगे तो मुझे कोई इंतराज नहीं है, तुम तैयार हो जाओ, उसके बाद हम निकलते हैं। शिव भी चाचा की बात सुन कहता है, ठीक है आप यही रोके, मैं कुछ मिनटों में वापस आया। और इतना कहने के साथ ही शिव वहां से चला जाता है। कुछ ही वक्त में शिव तैयार होके वापस भी आ जाता है और उसके आते ही वो चाचा को अपने साथ ले कमरे से बाहर निकाल लाता है और वो एक सके बाद वो वहां से सीधे बाजार की ओर चल देते हैं। शिव और उसके चाचा सुबह से लेके शाम होने तक अक्षित सिटी में घूमते हैं और आज वो दोनों खाना भी बाहर ही खाते हैं। और जब शाम होने आती है तो शिव तुरंत अपने चाचा को वापस घर जाने का कहने लगता है। उसके चाचा भी जो सुबह से घूम घूम के बब तक थक चुके थे तो वो भी शिव से कहते हैं, हाँ चलो चलते हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों साथ में मैदान जाए, वहां के बैठूंगा, तुम अपनी कसरत कर लेना, उसके बाद हम साथ में वापस जाएंगे। अपने चाचा की बात सुन शिव थोड़ा शिकपका जाता है, लेकिन तुरंत वो उन्हें कहता है, अरे चाचा आप खमखा वहां आके क्या करेंगे, उससे अच्छा आप आराम कीजिए कमरे में जाके, वैसे भी हम सुबह से बाहर घूम रहे हैं और कल से काम पे भी जाना है। चेतन को भी शिव की बात सही लगती है और वो कहता है, हाँ तुम्हारी ये बात भी सही है, ठीक है मैं अगले शनिवार को तुम्हारे साथ वहां आऊंगा और हम दोनों प्रैक्टिस करेंगे। शिव भी इस बात के लिए मान जाता है और उसके बाद उसके चाचा वहां से जिस ओर वो लोग रह रहे थे उस ओर चले जाते हैं और शिव वहां से मैदान की ओर जाने लगता है जहां वो कसरत रोज करता था। शिव कुछ ही कदम आगे गया था कि वो अपने कदमों को वही रोक देता है और पीछे मुड़ उसके चाचा जिस ओर जा रहे थे उस ओर देखने लगता है। जब उसे वहां कहीं भी अपने चाचा नहीं दिखते तो वो तुरंत बाजार में जिस ओर लड़ाई का मुकाबला हो रहा था उस ओर दौड़ लगा देता है। जब 15 शिव को किया बेइज्जत। शिव जो कि इतनी जल्दी मुकाबला खत्म होने से कुछ समझ नहीं पा रहा था और वो यहाँ किसी को जानता भी नहीं था, इसलिए वो इस बारे में किससे पूछे ये कसमक्स में था कि तभी नजर कोने में लगे एक बोर्ड पे जाती है जहाँ पे नियम लिखे हुए थे। अब आगे शिव को किया बेइज्जत। तभी वहां जहां नियमों का एक बोर्ड लगा था, शिव जब उसे पता है तब जाकर उसे नियम समझ आते हैं कि जो शख्स सबसे पहले जमीन पर गिर जाएगा मुकाबला वही खत्म होगा, मान लिया जाएगा, उसके लिए किसी को भी किसी तरह की चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ जमीन पर गिरने की जरूरत थी। ये बात पढ़ते हो शिव अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस खो देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके अपनोत का वार अगर उसे लग गया और वो जमीन पे गिर गया तो उसका काम तो वही तमाम ही जाएगा क्योंकि वो तो दूर से कोई पलटवार भी नहीं कर सकता था। तभी वहां वो शख्स जो एंकरिंग कर रहा था वह वापस से उसे मैदान में चला जाता है और वहां जाते जाते, ठीक है हमारे अगले जो कंटेस्टेंट होंगे, और इतना कहते ही उसके सामने फिर से वह बॉक्स आ जाता है जिसमें से कुछ और पहले उसने टोकन निकले थे और फिर इस बार भी वह उसे बॉक्स में हाथ डालकर 2 टोकन निकलता है और उसे देखकर कहता है, नंबर 6 और नंबर 3 आप लोगों में जो चौकोर हो वह यहाँ मैदान में आ जाए, अगला मुकाबला आप लोगों का होने वाला है। शिव जब यह नंबर सुनता है तो वह भी थोड़ी रात की सांस लेता है और इस बार पूरे ध्यान से मैदान की ओर देखने लगता है ताकि वह इन लोगों की लड़ाई को देखकर कुछ समझ पाए या फिर कैसे उसे समय से बचा जाए वह देख पाए।
तभी वहां शिव के आगे की लाइन में जो लोग बैठे हुए थे वहां से दो लोग खड़े होते हुए पहले एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर मैदान में चले जाते हैं और मैदान में पहुंचते ही सबसे पहले वह अपना अपना टोकन निकाल कर उस शख्स के हाथों में दे देते और वह आदमी भी उस टोकन को लेकर मैदान से बाहर निकल आता है और बाहर आते ही वह मुकाबला शुरू करने का ऐलान करता है। अब जैसे ही मुकाबला शुरू होने का ऐलान होता है वो दोनों लोग अपने हाथों को अजीब तरीके से हिलाने लगते हैं और अचानक ही उन दोनों में से जो नंबर 6 था उसके आसपास की जमीन हिलने लगती है और उसके साथ ही धीरे धीरे वो जमीन से छोटे छोटे काफी सारे पत्थर हवा में आ जाते हैं और टोकन नंबर 6 के एक ही इशारे पे वो सभी पत्थर नंबर 3 की ओर काफी तेजी से बढ़ जाते हैं। वही दूसरी ओर टोकन नंबर 3 जब अपनी ओर काफी सारे पत्थरों को आता हुआ देखता है उसके बावजूद उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी जगह ही खड़ा अपने दोनों हाथों को अजीब ढंग से कुछ पल के लिए हिलता है और ऐसा करते ही उसके आसपास काफी तेज हवा बहने लगती है और जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उसकी ओर आ रहे थे वो उससे कुछ दूरी पर ही थे कि काफी तेज हवा के संपर्क में आते ही वो सारे पत्थर इधर उधर हो जाते हैं और जो नंबर 3 वाला इंसान होता है उसे किसी भी तरह की कोई चोट नहीं आती। शिव अभी ये नज़ारा देख काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और उसके साथ ही उसे उस आदमी की पावर काफी अच्छी लगने लगती है। वहीं पे वो टोकन नंबर 3 वाला शख्स इतने पे रुकता नहीं बल्कि वो अपने आसपास जो अभी काफी तेजी से हवा बह रही थी उसे टोकन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ा देता है और टोकन नंबर 6 वाला शख्स भी अपनी ओर इतने तेज हवा के झोंके को आता देख बिना वक्त गवाए अपने दोनों हाथों को मोड़ के अपनी छाती के पास ला देता है और अपने मुंह से कुछ मंत्र धीमी आवाज में बोलने लगता है। अब उसके ऐसा करते ही उसके आगे की जो जमीन थी वो धीरे ऊपर होने लगती है कर ये शिव जब जमीन को ऐसे हवा में ऊपर होती देखता है तो अभी कुछ वक्त पहले उसे नंबर की पावर जो अच्छी लगी थी उसे सब नंबर 6 की पावर भी काफी बढ़िया लगने लगती है लेकिन तभी वो देखता है जी वो जमीन जो कि धीरे धीरे ऊपर हो रही थी वो अभी कुछ ही ऊपर आई होंगी कि वो वही रुक जाती है और इसकी वजह से जो हवा नंबर 6 की ओर काफी तेजी से आ रही थी वो उसके सीने से टकरा जाती है और इतने फोर्स से टकराने की वजह से नंबर 6 अपना बैलेंस संभाल नहीं पाता और वो वही जमीन पे गिर जाता है। अब उसके जमीन पे गिरते ही वो नंबर 3 अपनी पावर को रोक देता है और इससे जो अभी चारों ओर तेज हवा चल रही थी वो रुक जाती है और फिर जो एंकर था वो भी अपनी जगह से खड़ा हो मैदान में पहुंच जाता है और नंबर 3 को मुकाबले का विजेता घोषित करता है। मुकाबला भले अभी खत्म हो गया था उन दोनों का लेकिन शिव अभी भी उन दोनों शख्स को एकटक देखे जा रहा था मानो अभी अभी वहां मुकाबला चल रहा हो। शिव का ध्यान वहां से तब टूटता है जब एंकर अगली लड़ाई शुरू करने का ऐलान करते हैं और तब जाके शिव को होश आता है और उसके चेहरे की चमक थोड़ी कम हो जाती है ये सोच के ही अगर उसका जो अपोनेंट है वो भी इन लोग की तरह काफी काबिल होगा तब वो क्या करेगा। अभी वो इतना सोच ही रहा था कि तभी वो एंकर बक्से में से टोकन निकलते हुए कहते हैं तो अगली जो लड़ाई होने वाली है वो टोकन नंबर 7 और टोकन नंबर 12 के बीच होंगी। अब जैसे ही शिव टोकन नंबर 12 सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत वही बैठे बैठे देखने लगता है कि ये टोकन नंबर 7 कौन होगा कि तभी ठीक उससे एक जगह छोड़ के जो लड़का बैठा था वो खड़ा होते हुए मैदान की ओर जाने लगता है और शिव जब ये देखता है तो वो भी उसके बाद तुरंत अपनी जगह से खड़ा होता हुआ मैदान में दाखिल हो जाता है। शिव मैदान में जाते वक्त थोड़ा दुखी भी था क्योंकि उसने सोचा था कि यहाँ जो लोग सिर्फ अपनी ताकत के बल पे लड़ने आए हैं उनका उससे पहले मुकाबला होता तो वह उनसे कुछ सीख सकता था लेकिन अब उसे बात का कोई अर्थ नहीं रहा क्योंकि आज के मुकाबले के ही उसका पहला मुकाबला था जिसके पास किसी भी तरह की कोई ताकत नहीं थी। जैसे ही वह दोनों लोग मैदान में पहुंचने तो वह दोनों अपना अपना टोकन निकाल के उस आदमी के हाथों में दे देते हैं और वो आदमी भी उन टोकन को ले वापस से बाकी लोग जहां बैठे थे वहां पहुंच जाता है और मुकाबला शुरू करने का ऐलान करता है। शिव अभी उसके अपोनेंट के काफी पास खड़ा था क्योंकि उसने सोचा था कि जैसे मुकाबला शुरू होगा तो वो अपने अपोनेंट के नजदीक रहने से वो तुरंत उस पर हमला कर पाएगा और वो अभी करता भी वैसा ही है। जैसे मुकाबला शुरू होने की बात भी सुनाता है तो बिना वक्त गवाए वो भागते हुए सीधा अपने सामने खड़े यूं उस लड़के के मुंह पे वार कर देता है। वहीं पे वो लड़का भी शिव को अपने इतने करीब खड़ा देख समझ गया था कि जरूर उसका अपोनेंट उससे क्लोज कॉम्बैट करने की कोशिश करेगा और इसी वजह से वो पहले हल से ही इस तरह के हमले के लिए तैयार था और जैसे ही शिव का वार उसके नजदीक पहुंचने वाला होता है कि तभी वो नीचे झुकते हुए शिव के वार से खुद को बचा लेता है और उसके बाद तुरंत वो अपने दूसरे हाथ से शिव के उस हाथ को पकड़ लेता है और तुरंत कुछ बड़बड़ाने लगता है। शिव जब अपने अपोनेंट की तेजी देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है लेकिन उसकी वो हैरानी परेशानी में तब बदल जाती है जब वो अपने अपोनेंट को होठ हिलाते देखता है जिससे उसे पता चल जाता है कि हो ना हो लेकिन वो जरूर कोई मंत्र बोल रहा होगा और अगर भी अपना मंत्र पूरा कर लेगा तो जरूर उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी और शायद वो इस मुकाबले से भी बाहर हो जा सकता था। इसी वजह से वो बिना वक्त गवाए अपने एक पैर से अपने अपोनेंट के चेहरे पे हमला कर देता है।
वही उसका अपोनेंट शिव के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं कर रहा था, इसलिए शिव की किक सीधे जाके उसके चेहरे पे लगती है और इसकी वजह से वो वहां जमीन में पे गिरने ही वाला था कि उसने आपको किसी तरह गिरने से संभाल लिए, लेकिन अभी वो ठीक से खड़ा हुआ ही था कि तभी शिव की दूसरी किक सीधे उसी की ओर आगे आ रही थी और ये देखकर वह बिना वक्त गवाए अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने ला देता है, जिससे शिव की लात उसके हाथों से टकराती है और उससे वह शख्स अपनी जगह से कुछ कदम पीछे हट जाता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ पर शिव अपनी कोशिशों को इस तरह लगातार नाकामयाब होते देख काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए उसके पास जाने लगता है। शिव को अपनी ओर आता देख उसका जो अपोनेंट था नंबर 7, वो अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाते हुए जैसे ही शिव उसके नजदीक पहुंचता है तो वो तुरंत नीचे झुकते हुए अपने पैर की मदद से शिव के पैरों पर हमला कर देता है, जिससे शिव वही अपना बैलेंस खोकर मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। शिव अपने अपोनेंट का ऐसा मुंह देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हकीकत वह इतनी जल्दी हार कैसे करे, लेकिन अब कुछ हो भी नहीं सकता था और तभी वहां पर जो एंकर होते हैं वह भी आ जाते हैं और वह आते हुए शिव को सबसे पहले खड़ा करते हैं और फिर वहां नंबर 7 जो था उसे विजेता घोषित करते हैं। अब उसके बाद शिव और उसका पुण्य दोनों बाहर की ओर निकल जाते हैं। तब शिव का अपोनेंट उसे कहते हैं, तुम जिस तरह से मुझसे लड़ रहे थे सच सच बताना, क्या तुम्हारे पास किसी भी तरह की कोई जादुई ताकत है भी या नहीं? उसका सवाल सुन शिव उसे कहता है, हाँ मेरे पास किसी भी तरह की कोई ताकत नहीं है। अब शिव का इतना कहना हो था कि उसके सामने वाला लड़का हंसते हुए कहता है, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बिना किसी पावर के हरा पाओगे? सच कहूँ तो तुम्हारी लड़ाई करने की स्किल भी काफी बकवास है। मुझे तो तुम्हें हरने के लिए अपने जादू का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, और अगर मुझे पहले यह बात पता होती कि तुम्हें जादू नहीं आता तो मैं तुमसे जो एक लात खाए वो भी नहीं खाता। मुझे तो लगा था कि तुम भी मेरी तरह वह जादू इस्तेमाल करोगे जब मैं जादू इस्तेमाल करने वाला था तब, लेकिन तुमने जब वह अपनी लात से मुझ पे हमला किया तो मैं समझ गया कि तुम्हारे पास किसी भी तरह की कोई पावर नहीं थी। आंख पता नहीं तुम जैसे कमजोर लोग यहाँ मैदान में लड़ने के लिए क्यों आते हैं जबकि तुम लोगों का कुछ होने भी नहीं वाला।